Hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA प्रकाश राय और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन से जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी. लेट्स रीड द क्वेश्चन, साथ में सॉल्व करते हैं. जहाँ प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स आएंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, तुम लोगों को शांति से नहीं बैठना है. बीच में कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी डाउट आए या जो भी बातें शेयर करना चाहते हो चैट पे शेयर कर लो. कुछ ऐसा है कि बहुत लंबा टाइप करना पड़ता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से सीधे बात भी कर सकते हैं. कोई दिक्कत की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. वॉइस क्वालिटी मेरा सही तो आ रहा है ना, कि माइक थोड़ा दूर रखा है मैंने, तो वॉइस क्वालिटी का कोई इशू होगा तो बताना. रुको, चलो आई थिंक काम भर का तो हो ही गया है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो विशाल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. तो पहली बात तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है. इसका फायदा क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रहता है ना, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे. यस, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज. 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. ब्लॉक 1 15% डेप्रिसिएशन रेट वाला है, ब्लॉक 2 30% वाला है, ब्लॉक 3 60% वाला है. अपने को इसमें बहस नहीं करने की कौन सी एसेट आएगी इसमें, 60% किस पे रेट है. जो क्वेश्चन में दे रहा है शांति से मान लो. फिगर्स इन थाउजेंड्स, नंबर ऑफ एसेट्स इन द ब्लॉक, 11 एसेट्स इन ब्लॉक 1, 12 एसेट्स इन ब्लॉक 2, 17 एसेट्स इन ब्लॉक 3. डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस बता रहा है ये. 18 लाख है ये, 18 lakhs, 25 lakhs, 5 lakhs. इससे अच्छा फिगर्स इन लैक्स ही कर दिया होता. अच्छा, ये नीचे थाउजेंड्स में है इसलिए लिखा है. देन एडिशन ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021. तो नया प्लांट कौन सा आया, ये देखो, प्लांट ए आया 57 lakhs का. इस पे क्लेम कर सकते हैं अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन. प्लांट बी भी आया 4 लाख का, इस पे भी क्लेम कर सकते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन. प्लांट सी भी आया 17 lakhs का, इस पे भी कर सकते हैं. हमने पुराने प्लांट्स बेच दिए. यहाँ पे 8,000 का बेचा, यहाँ 28,70,000 का, यहाँ 42 लाख का. मेन मुद्दा, मेन ट्रिक इस क्वेश्चन में है कि सेल करने के बाद जो एसेट्स बच रहे हैं, अब उन पे कैसे कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा, वही पूरा गेम है. ठीक है, ये यहाँ तक सबने नोट कर लिया है. इस पेज से आगे बढ़ जाऊं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं. डन. अब आ जाओ. प्लांट ए, बी एंड सी आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग मई 2020 एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग सितंबर 2020. विद इन द ईयर आपने एक्वायर भी करा, पुट टू यूज भी करा. और प्लांट बी इज पुट टू यूज इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021. ओ, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है. Plant A and C are acquired during May 2020 and put to use during September 2020. However, Plant B is put to use in the last week of March 2021. Plant B जो है वो less than 180 days use हो रहा है. A और C are used for more than 180 days. इसका मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही लगेगी जैसे लग रही थी. एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी एट द रेट ऑफ 20% इन पे मिल जाएगी. प्लांट बी का सीन थोड़ा अलग है. प्लांट बी जो है इट इज यूज्ड फॉर लेस दैन 180 डेज. तो इस पे आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग रही है वो भी लगेगी हाफ, जो भी रेट है उसका हाफ लगेगी, प्लस जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रही मिलने वाली है ये भी हमें मिलेगी 10% सिर्फ. ठीक है, टोटल का आधा. यानी अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन. ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई गलती तो नहीं अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो. ठीक है, मेरे को क्या बताना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और कहीं अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन का अमाउंट बताना है. मेरे को लग रहा है ब्लॉक सी में होगा कैपिटल गेन. चलो करके देख लेते हैं. सी नाम था, क्या नाम था, 3, ब्लॉक 3. सबसे ज़्यादा 42 lakhs के एसेट्स बेच रहे हैं और है कितने, 17 + 5 + 17.
17 दूनी 34, 34 5 39, 39 के एसेट्स हैं, पूरे बेच दिए 42 में, तो सारे के सारे आपके बिक जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, आओ देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कर रहा है। सबसे पहली बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल है कि नहीं, ये तो भैया हमने पहले ही चेक कर लिया, तीनों में अवेलेबल है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे 20% मिलेगी, यहाँ पे 20% मिलेगी, यहाँ 10% ही मिलेगी। क्यों? लेस देन 180 डेज यूज करा। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 57 लाख, 4 लाख, 17 लाख। ये जो नए एसेट्स परचेज करे उनकी बात कर रहा है, अभी पूरे ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? यहाँ पे 40,000, यहाँ 11,40,000, यहाँ 3,40,000। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक मैं इसे टिक लगा सकता हूँ कि ओके है? यस, ये टिक कर लेते हैं। चलो यहाँ तक तो कंफर्टेबल हो। अब देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर रहा है। रेट लिख लिया तीनों ब्लॉक का, ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू लिख ली, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डाल दी, ऐड हो गया। अब ये मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू आ गई। ये वो वैल्यू है जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते। अच्छा नहीं, अभी सेल भी तो हुई है, रुक जाओ, पहले सेल भी तो घटानी पड़ेगी। ये देखो, लेस सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड प्लांट, 8,000 यहाँ घटा, 28,70 ये घटा, 42 लाख यहाँ बचा। अब ये आई डेप्रिशिएबल वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑन मार्च 31, 2020 बिफोर डेप्रिशिएशन। यहाँ 74,92,000 बचा है, यहाँ 30,000 रुपये ही बचे हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी क्यों नहीं बचा? क्योंकि ऊपर देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, 22 लाख की। हमने सेल कितने की कर दी? 42 लाख की। यानी 10 लाख रुपए का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन वाला सॉल्यूशन अपना निकल गया। यहाँ पे लिखा भी नहीं है सॉल्यूशन में कहीं ना, कि लिखा है, कहाँ गया? 20 लाख, सॉरी 10 लाख बोल रहा हूँ मैं, 20 लाख, 42 लाख का सेल प्रोसीड्स है, और वो जो बाकी WDV थी वो 22 थी, 20 लाख आपका कैपिटल गेन आ गया। यहाँ तो मामला खत्म। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 74,92,000 का ये ब्लॉक है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए? रुको, मैं एक नया पेज, यहाँ पे माउस कहाँ गया मेरा, यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करने की, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की, साथ में कैलकुलेट करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। तो 180 डेज से कम हमने कौन सा एसेट यूज करा है बेटा, जरा बताना, कौन सा एसेट था? ये प्लांट बी में जो नया 4 लाख का लिया है वही था ना। 10 रेट कितना है? 30% डेप्रिसिएशन का रेट। तो 4 लाख इंटू 30% इंटू 1/2 या 15/30, 1/2 ही करो ज़रा, अच्छा है, ईजी कैलकुलेशन है। अब 0 0 कट जाएगा, 2 0 इधर गया, 1 0, एक ही 0 कटेगा, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000, और उसका आधा, ये 60,000 आ रहा है क्या? 4,500 डेप्रिसिएशन प्लांट बी, 60,000। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, इतनी तो ब्लॉक में वैल्यू ही नहीं है। ब्लॉक में 30,000 की वैल्यू ही बची है, तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये बात है। टट्टू मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि एसेट जो बचे हैं उसमें नया वाला एसेट बचा भी है कि नहीं बचा है। रुक जाओ, इसको पहले इरेज करो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आधी कैलकुलेशन को मिलता है, और अपना एसेट वैसे तो था 4 लाख का,
लेकिन WDV कितनी 30,000 की बची है, तो हम 30,000 ही पकड़ लेंगे, 30,000 ही पकड़ लो। 30,000 पे लगाओ 30% डेप्रिसिएशन और उसको आधा कर दो। ये हम आधा 30,000 पे क्यों कर रहे हैं भाई? पहली दो चीजें हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, दो लॉजिक है इसके पीछे। पहला लॉजिक ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक 1 का तो सिंपल है, इसलिए वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी। पहला लॉजिक ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू हाफ डेप्रिशिएशन। जहाँ हाफ डेप्रिशिएशन लगती है, पहले हाफ डेप्रिशिएशन लगाते हैं, बाद में देखते हैं कि नॉर्मल वाला बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो उस पर नॉर्मल फुल डेप्रिशिएशन मिलेगा। सेकेंड लॉजिक, जो बचा हुआ WDV है, WDV इज कंपेयर टू compared to the cost of new asset. WDV is compared to the cost of new asset. ठीक है, तो आप फिर जब चेक कंपेयर करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं भाई, या तो WDV इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, मतलब आपने 4 लाख का नया एसेट खरीदा और WDV आपकी लेट से 5 लाख है, 4.5 लाख है, 6 लाख है, एनीथिंग मोर देन 4 lakhs। केस 1। केस 2 क्या है कि WDV इज आइदर लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। यही हो सकता है ना, दो ही बातें हो सकती हैं भाई, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। इक्वल भी हुआ तो कम वाले केस में ही लेके चलोगे इसको। इस केस में अपने को लगाना होगा हाफ डेप्रिसिएशन ऑन वॉट एवर WDV इज लेफ्ट। हमने 4 लाख का खरीदा था, WDV मेरी 50,000 बची है, 30,000 रुपए देखो बची है। तो अब जितनी भी बची है, हम मान लेंगे कि ये जो नई मशीन आई ना, इसी की वजह से थोड़ी सी बच गई है WDV, नहीं तो वो भी नहीं बचती। तो हम जो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का एलोकेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो हम उस नई मशीन के हिसाब से ही करते हैं। फिर तो नई मशीन पे आधा डेप्रिसिएशन मिलने वाला था, तो अपन क्या करेंगे, जो भी बचा खुचा WDV है, वैसे तो 4 लाख पे देना चाहिए था, 60,000 रुपए देने चाहिए थे, पर बची नहीं WDV, तो क्या करे, जो बचा खुचा है उस पर ही हाफ डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर WDV कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से ज्यादा है तो हाफ डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट प्लस फुल डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग। जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है, मानेंगे कि चलो वो तो पुराने वाले का हिस्सा है, अब इसमें पूरी फुल डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और जितना 4 लाख तक का है वहां तक पे हाफ लगा देंगे। लेकिन 4 लाख से भी कम है WDV, तो जितनी भी WDV है उस पर हाफ ही लगाएंगे, उस पर फुल मत लगाना। ये बोल के कह रहे पुराने एसेट भी तो पड़े हुए थे, उसका क्या करें, वो नहीं सोचना आपको। पहली प्रायोरिटी नए एसेट को देनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, उसके बाद हमें पुराने एसेट पे जाना है। ठीक है जी, यहां आएगा 4,500 ब्लॉक 2 का। ब्लॉक 1 का कोई कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत है क्या? बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है ब्लॉक 1 का। ब्लॉक 1 में जो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा इस पे 57 लाख पे। 57 पे हाफ डेप्रिसिएशन लगा देना, और जो बचा हुआ है, अरे नहीं यार, एक सेकंड रुको, यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? 5228,200 है ना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है ये तो। अच्छा 7492 है, ठीक है। सेल करने के बाद 7492 बच रहा है, और अपने को नया एसेट कितने का है? 57 का है, तो नया एसेट कम वैल्यू का है। फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो भी करके दिखा दें क्या? ये बता दूं, ये फिगर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। यस, ये भी एक्सप्लेन कर दूं कैसे आया, करके दिखाएं। आ जाओ। माउस कहाँ है मेरा? माउस छूट जा रहा है बार बार।
इसको कर दो न्यू स्लाइड, और कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन ब्लॉक 1। ब्लॉक 3 में तो लगना ही नहीं डेप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगना है, तो अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पार्ट ए में हाफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हाफ डेप्रिसिएशन कितने पे लग रहा है भाई साहब? हाफ डेप्रिसिएशन लग रहा है 57 लाख के एसेट पे, है ना जी? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन, रुक जाओ, कितने का है? हाँ 57 लाख है। चलो तो ये लगा दो 57, 1 2 3 4 5। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 20% था क्या? रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, अच्छा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है, ये रहा 15% रेट था, इंटू 15% इंटू 1/2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ मेरे को कैलकुलेट करके। आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, आज मैं मेहनत नहीं करूँगा, तुम्हें ही करनी है मेहनत। 427,500 नोट कर लो, 427,500। पार्ट बी निकालो इसका, फुल डेप्रिसिएशन वाला। तो आपके पास टोटल WDV कितनी बची है? 74,92,000 की, सेल वेल करने के बाद। ठीक है जी, 74,92,000 माइनस इसमें से जो नया एसेट आया है वो घटा दो, जिस पे तुम ऑलरेडी हाफ डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। अब जो बचा उस पे फुल डेप्रिसिएशन लगा दो, और अब मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा। 7492 ठीक लिखा है मैंने ना? कहाँ गया ये 7492? ठीक है, बोलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मैं पानी लाना भूल गया यार, एक सेकंड को मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक आप कैलकुलेट करो इसको। ओके, व्हाट्स द आंसर देन? क्या क्या लिखा है तुम लोगों ने? 1,26,88,00, ये आंसर आ रहा है क्या? 26,88,00 नोट कर लो यहाँ पे, 26,88,00 हो गया। बस ऐड कर दो इसको, 8 5 13 के 3 1 7 1 8 8 8 16 के 6 1 6 1 7 8 9 4 5 6। ये तो कुछ अलग आ रहा है अपना डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन फुल 20%। 696300 180 डेज से ज़्यादा है। नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ कैलकुलेट करा है? नॉर्मल 11,23,800 आ रहा है अपना, गलत क्यों, कम क्यों आ रहा है यार अपना? कुछ गड़बड़ है। 11,23,800 नहीं आना चाहिए यार। कुछ गड़बड़ अपना कैलकुलेशन में, कुछ एरर तो नहीं है? अरे यार ओफो, यहाँ हाफ डेप्रिसिएशन लगेगी कहाँ? तुम लोग भी बता नहीं रहे हो पहले, यहाँ कहाँ हाफ डेप्रिसिएशन लगेगी? यहाँ तो एसेट पहले ही यूज हो गया था ना, मोर देन 180 डेज यूज हुआ था, तो यहाँ पे पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, फिर यहाँ हाफ नहीं करना। अरे यार हाँ, इसको सही करो, ये पूरा बताओ मेरे को कितना आएगा। पूरे पे 15 निकालना, हाँ पूरे पे 15 निकाल लेते एक बार में, फालतू इतनी मेहनत करी हमने। यहाँ हाफ, तुमने को बताना चाहिए था ना कि यहाँ पे हाफ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 11,23,800, चलो फिर तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, फिर तो पूरे पे ही लगाना है सीधे सीधे 15%। ये तो बहुत ही सिंपल था। हाँ 7492
1000, इस पे सीधे 15% निकालो, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 11,23,800। वहाँ तो हाफ डेप्रिसिएशन वाला केस ही नहीं था। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है यार, ये तो फिर सिंपल ही है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऊपर निकाल ही दिया है, उसमें किसी को कोई दिक्कत थी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन था। तो ये नॉर्मल ले लो या एडिशनल ले लो, घटा दो। उसके बाद भी यहाँ पे देखो ब्लॉक में वैल्यू बचेगी। बी वाले में क्या हो रहा है कि बी वाले में एडिशनल घटाने के बाद जगह ही नहीं बच रही है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा इस साल। लेकिन अब ये जो ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक हो गया, ये नील ब्लॉक हो गया। ये नील ब्लॉक है और ये एम्प्टी ब्लॉक है। ये नील ब्लॉक हो गया और अगला वाला एम्प्टी ब्लॉक हो गया। हालांकि ये नील ब्लॉक कैपिटल गेन वाला ब्लॉक क्यों नहीं है, नील होता है तो और एम्प्टी होता है, दोनों में कैपिटल गेन लगता है। यस, एम्प्टी में कैपिटल गेन लगा रहे हैं, नील में कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये सवाल आ रहा है मन में कि नहीं? सर यहाँ तो कैपिटल गेन लग रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं 20 लाख का। सर इस वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल गेन क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा क्योंकि नील ब्लॉक का मतलब होता है कि आपने कोई सेल करी एसेट की जिसकी वजह से नील हो गया। यहाँ पे जो आपने सेल करी, कहाँ गया, 28,70,000 की, उसके बाद भी आपके ब्लॉक की वैल्यू बच रही थी, है ना? ब्लॉक सेल की वजह से जीरो नहीं हो रहा था, आपके ब्लॉक में कुछ वैल्यू बच जा रही थी। बाद में जब आपने डेप्रिसिएशन का क्लेम लिया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के क्लेम के बाद भी वैल्यू बच रही थी ब्लॉक में। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो अलग है, ये एक स्पेशल ऑफर है जो आपको अलग से मिल रहा है एडिशनल मशीनरी खरीदने के लिए। तो आपको छूट तो मिलेगी 40,000 की भी, 4,500 की भी। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने अपने एसेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना था आपने पूरा का पूरा अब कर लिया है। अगले साल आपको 40,000 और मिलेगा 10% के हिसाब से। भाई टोटल 80,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 40,000 फर्स्ट ईयर में लिया, 40,000 अब नेक्स्ट ईयर में लोगे तो वो भी मिलेगा। लेकिन अब फर्दर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। एक बार फिर से ये कहानी को स्टार्टिंग से समझो बड़े पर्सपेक्टिव से। अपने को डेप्रिसिएशन क्यों मिलती है कि आपका एसेट सपोज करो आपने 10 लाख का खरीदा, अभी 10 साल के बाद आपको फिर नया एसेट की जरूरत पड़ेगी, 10 साल की लाइफ है इसकी, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, अच्छी बात है। जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते इतनी डेप्रिसिएशन लगा दी कि जो भी मेरी एसेट की कॉस्ट थी वो वसूल हो गई, तो क्या अब और डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? एडिशनल की बात छोड़ दो, एडिशनल नॉर्मल डेप्रिसिएशन के प्रोविजन में नहीं आता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो एक तरह से एक एक्स्ट्रा ऑफर है, आपको अलग से दिया जा रहा है आपको पुश करने के लिए कि नई मशीन खरीदो, तो वो तो मिलता ही मिलता है। आपके ब्लॉक में कुछ भी ना रहे तो भी मिलेगा। आपने सपोज करो किसी ने आपका ब्लॉक सपोज करो 10 लाख का है, आपने क्या करा, एक नया मशीन खरीदा 50 लाख का और ऑफ कोर्स उसको यूज किया। अगर उसको बेच दोगे खरीद के तुरंत तो ऐसा नहीं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और फिर आपने यूज करा उस एसेट को। और लेकिन पुरानी जो मशीनरी बेची वो इतनी ज्यादा वैल्यू की बेच दी कि कुछ भी नहीं बचा, ब्लॉक नील हो गया आपका सपोज करो, तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो क्लॉज है वो अलग से डेप्रिसिएशन लेने देगा। लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी अब, क्योंकि नॉर्मल हो तो गई, तुमने तो अपने एसेट का पूरा कॉस्ट ही वसूल कर लिया, अब कहां से डेप्रिसिएशन चाहिए तुम्हें? डेप्रिसिएशन उसको मिलती है कि जिस बेचारे का खर्चा नहीं निकल रहा है, उसने महंगे महंगे एसेट खरीद लिए, अब सालों लग जाएंगे उसको उस एसेट की कॉस्ट वसूल करने में। अगर आपने तुरंत ही तुरंत बेच दिया, आपकी जेब में पैसे आ गए, तो अब काहे का ऑफर चाहिए आपको? अब किसी डिस्काउंट ऑफर की आपको जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये? तो ये सेकंड ब्लॉक नील भी हो जा रहा है तो भी हम कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यार एसेट को सेल करने के बाद भी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कैपिटल गेन नहीं हो रहा था, उसके बाद भी वैल्यू बची रही थी ना अपनी। लेकिन जितनी बच रही थी वैल्यू उतने का हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, अब काम खत्म। अब एक्स्ट्रा कौन सी छूट लेनी है हमें? अब कोई छूट नहीं मिलेगी भाई। हमारी जो पूरी साइकिल थी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, हमने पूरी इतने सालों से हम चले आ रहे थे डेप्रिसिएशन क्लेम करते आ रहे थे, करते करते एक दिन क्या हुआ कि एसेट जीरो हो गया। और ठीक है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन होना ही था। जब हो गया जीरो तो कहानी खत्म, ना कोई कैपिटल गेन ना कुछ। आपको जितना कॉस्ट था एसेट का वो डेप्रिसिएशन के तौर पे धीरे 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 करके कुछ सालों में मिल गया, काम खत्म हो गया आपका। ठीक, ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं?
आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हैंडल कर लोगे। एसेट की सेल से डरना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नहीं सौरभ, यही तो मैं समझा रहा हूं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के जो प्रोविजंस होते हैं वो ये नहीं देखते कि आपकी मशीन बची है कि नहीं बची है, कॉस्ट बचा है, WDV बचा है नहीं बचा है। वो एक अलग से विशेष ऑफर है आपके लिए कि भाई तूने नई मशीन खरीदी और उसको यूज कर रहा है, उसको बेचा नहीं तुरंत, तो फिर तेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। वो अलग से मिलता ही मिलता है। ब्लॉक बी में भी आपने इस साल 40,000 लिया, लेकिन क्या आपके पास जगह थी 40,000 घटाने के लिए? स्पेस है ऊपर आपके पास? नहीं है। 30,000 की तो WDV बची तुम्हारी डेप्रिसिएशन के पहले। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तुमने निकाला 4,500 का, उसके बाद घटा दो 30,000 में से 4,000 घटाओ 26 हुआ, 26 में से 500 घटाया 25,500, तो आपके पास 25,500 रुपए की जगह बच रही है। उसके बाद भी 40,000 का आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहे हो? WDV से ज्यादा डेप्रिसिएशन कैसे हो सकता है? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन की तरह उसको देखो ही मत, वो डेप्रिसिएशन है ही नहीं। वो एक अलग से आपको सरकार इंसेंटिव दे रही है नया मशीनरी खरीदने के लिए, इसीलिए आपको 40,000 का क्लेम इस साल मिल रहा है। और अगर वो लॉजिक इस साल सही है तो अगले साल भी वही लॉजिक चलेगा कि भाई ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन से अलग है, ये एक अलग से इंसेंटिव मिल रहा है हमें, सिर्फ इस वजह से कि मेरी ब्लॉक में कुछ वैल्यू कम थी एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या मैं इस बेनिफिट को लेने से वंचित रह जाऊंगा? वुड आई नॉट बी एबल टू क्लेम दिस बेनिफिट जस्ट बिकॉज माय WDV वाज टू लो? नहीं, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि नई मशीन आप खरीदोगे तो मैं आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दूंगा और 20% दूंगा। 180 डेज से कम यूज किया है तो आधा आधा करके दूंगा। तो वो देता है गवर्नमेंट, बोलता है गवर्नमेंट कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी WDV की वैल्यू कम है, XYZ कोई भी रीजन है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। तुमने सारे एसेट्स बेच दिए, नील हो गया ब्लॉक, अभी बताओ। हालांकि सारे एसेट बेचने में एक प्रॉब्लम है, नए एसेट को आप खरीदते ही बेच दोगे वापस तो उस पर डेप्रिसिएशन का क्लेम, एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम सब वेव ऑफ हो जाता है, कुछ नहीं देना वो होता है, कुछ अलाउ नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि मशीन तुम्हें बेचने के लिए थोड़ी खरीदनी है, छूट हम तुम्हें तब देंगे जब तुम उस मशीन को एक्चुअली यूज करोगे अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्योंकि गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े हमारे देश में। खरीद के बेच दोगे तो भाई सेम ईयर तुमने पूरी की पूरी मशीन ही सेल कर दी, एक भी मशीन नहीं रखी, तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन पुरानी मशीन बेच रहे हो, नई मशीन तुमने रखी हुई है, यूज कर रहे हो, तो तुमने तो सरकार से अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। तुमने गवर्नमेंट को प्रॉमिस करा था कि हमने नई मशीन खरीदी है, इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, गवर्नमेंट भी अपना प्रॉमिस पूरी करेगी कि भाई आपने नई मशीनरी खरीदी है तो जितना भी मशीनरी का कॉस्ट है उसका 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग से आपको इंसेंटिव के नाम पे मिलेगा, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। वीडियो स्टॉक हो रहा है? अच्छा वेट यार, यहाँ तो बढ़िया वाईफाई कनेक्टेड है, मैं अपने फ़ोन का वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ और क्या हो सकता है। बाकी तो यार मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। खैर चलो, ये सॉल्यूशन क्लियर है सबको, आगे बढ़ सकते हैं अभी। चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक था। चालू करें। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन और अमलगमेशन और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और डीमर्जर। कितने भी नए नए तरीके के वर्ड्स यूज कर ले, मैं तुम्हें बेटा एक सब चीज़ का वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ बता देता हूँ कि सारे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से अपने को हैंडल करना है। पहले आप अमलगमेशन का एग्जांपल समझ लो। एक कंपनी ये है प्लस एक कंपनी ये है, दोनों मिल गई और एक इन्होंने बड़ी कंपनी खोल ली, बड़ी सी फैक्ट्री डाल ली। कितना गंदा फैक्ट्री का ड्राइंग बना है यार, ठीक है, बट चलो काम चला लो। A + B = C, नई कंपनी बन गई। ये क्या हो गया? दो कंपनीज का अमलगमेशन हो गया, या मर्जर बोल दो इसको, जो तुम्हारा कहने का दिल करे। अमलगमेशन / मर्जर। कुछ टेक ओवर भी होता है कई बार। टेक ओवर मतलब एक छोटी सी कंपनी थी ए, छोटी सी झोपड़ी में चलने वाली,
उसको एक बहुत बड़ी कंपनी बी ने टेक ओवर कर लिया। बहुत बड़ी कंपनी है बी, बाप रे बाप, इतनी बड़ी कंपनी। देखो स्कूल भाइयों में कितने मार्क्स मिलते थे आपको, अच्छे नहीं मिलते थे। बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, इसको अपने अंदर घुसा लिया, और अब ये जो बी है ये ए के अंदर घुस गया है, और इसका नाम अभी भी बी है। इसके अंदर ए प्लस बी है। ए की पहचान गायब हो गई, छुप गई, पूरा का पूरा इसने टेक ओवर कर लिया। उस केस में भी एक जो नई ये बन रही है, ये जो बी बन रहा है, इसको हम एक तरह से नई एंटिटी मानेंगे। फिर एक होता है डीमर्जर। डीमर्जर में क्या होता है, ये एक कंपनी थी सी, ये बहुत सालों से चली आ रही थी। ये कैसे बनते थे यार, वो फैक्टोरियल ड्राइंग कैसे बनती थी, ऐसे ऐसे करके बनती थी, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे चिमनी निकली रहती थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ये चली आ रही थी बहुत दिनों से। आपस में मालिकों में झगड़ा हो गया, तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां डाल दी उन्होंने, दो अलग अलग, कि भाई तेरे साथ काम ही नहीं करना, मैं अपना अलग काम करूंगा। ये इनकी छोटी फैक्ट्री बन गई, प्लस ये एक और छोटी फैक्ट्री बन गई। फैक्ट्री मतलब पॉल्यूशन बेटा, मैं क्या करूं, हमें तो बचपन से ऐसा ही पढ़ाया गया है। इसको बोलते हैं डीमर्जर। तो हर केस में क्या हो रहा है, पुरानी एंटिटीज खत्म हो रही हैं, एक नई एंटिटी बन रही है। चाहे भाई दो को हटा के एक बने, या एक को रिप्लेस करके दूसरी बन जाए, या एक ब्रेक हो गई, दो अलग बन गई। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पुरानी खत्म हो रही है, नई बन रही है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया मर्जर, अमलगमेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं ना कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और आपको तो पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, स्पेशली पीजीबीपी वाले हेड में, उसकी कोशिश रहती है यार कैलकुलेशंस, प्रोविजंस इतने सिंपल रहें कि एक आम इंसान को समझ में आ जाए। इजी प्रोविजंस रहते हैं तो उनका कंप्लायंस भी ज़्यादा होता है। आपको पता है टैक्स का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी देश जब टैक्स लगाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि हमारा टैक्स का जो लॉ है वो सिंपल से सिंपल हो, और हम टैक्स ऐसे वसूल करें कि अगले को टैक्स देने में तकलीफ ना हो। तो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि भैया अमलगमेशन, मर्जर, ये टेक ओवर, सक्सेशन, इन चीज़ों में ना बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हम अपनी कैलकुलेशन जब करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो एक बार को भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। अगर अपने दिमाग पे ये बोझा लेके चल रहे हैं हम लोग, कह रहे बाप रे बाप, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, अब क्या करें, तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। आदमी के दिमाग में 10 तरह की बातें आती हैं। इन्होंने इतने पैसे दिए, उन्होंने उतना % खरीदा, इनको कितना डेप्रिसिएशन दे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया माफ करो, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें हमें करनी ही नहीं है। हम ये मानेंगे कि ना एमलगमेशन हुआ, ना डीमर्जर हुआ, ना सक्सेशन हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, जैसे होती थी वैसे होती रहेगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे हर साल करते थे, इस साल भी करो। उसके बाद पुरानी एंटिटी और नई एंटिटीज के बीच में डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है। कौन से रेशियो से भाई, जिस डेट तक पुरानी एंटिटी यूज कर रही थी एसेट को, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन पुरानी एंटिटी को मिल जाएगा, चाहे वो एक एंटिटी हो या दो एंटिटी हो। हालांकि एक एसेट तो एक ही एंटिटी यूज करेगी ऑफ कोर्स, तो जिस एंटिटी का एसेट था उस एंटिटी को मिल जाएगा। मान लो ए और बी दो मशीन है और ए का प्लांट है, उसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए जब तक उस प्लांट को यूज कर रहा था तब तक की डेप्रिसिएशन ए को मिल जाएगी। फिर एक सर्टेन डेट के बाद वो ए और बी दोनों मिलके सी बन गए, एक नई कंपनी बन गए। तो जिस डेट से नई कंपनी के पास एसेट आया, उस डेट के बाद की डेप्रिसिएशन जो है वो नई कंपनी को मिल जाएगी। ये चीज क्लियर? पहले ये भूल जाना है कि अमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन आती है उसको जिसने जितना दिन एसेट को यूज करा उस रेशियो में डिवाइड कर दो, सिंपल। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन आगे बढ़े। ओके, चलिए देखो, वेयर इन द प्रीवियस ईयर देयर टेक्स प्लेस सक्सेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय अ कंपनी
और ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बाय अ कंपनी, मतलब पहले कोई छोटी सी पार्टनरशिप फर्म थी या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, एक बंदा अकेले काम कर रहा था और कोई कंपनी ने आके उनका बिजनेस परचेज कर लिया। तो क्या हुआ कि भाई पुरानी एंटिटी खत्म हो गई, नई एंटिटी बन गई। अगेन सक्सेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बाय एलएलपी। तो कोई कंपनी चल रही थी, एलएलपी का नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एलएलपी में क्या है, हम गवर्नमेंट फीस कम रखेंगे और कुछ फ्रीडम दे देंगे आपको ऑपरेट करने का, कुछ कंप्लायंस आपकी कम कर देंगे। तो लोगों ने सोचा यार बहुत दिन से कंपनी में काम कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट आया एलएलपी, चलो एलएलपी करा लेते हैं। सुनने में भी अच्छा लगता है क्योंकि यूएस में ना ऐसे कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा रहता, वहाँ एलएलसी लिखा रहता है। तो कोई यूएस का इन्वेस्टर है आपके पास, यूएस के कस्टमर्स हैं आपके, और वो आपके नाम के आगे एलएलपी देखेंगे ना तो उनको ज़्यादा भरोसा होगा, क्योंकि फिर उस कॉन्सेप्ट को वो रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा जैसे हमारे यहाँ एलएलसी होती है, हो सकता है इनों की एलएलपी होती हो। जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं नीचे, तो उनको लगता है अरे ये प्राइवेट लिमिटेड क्या है, उनके लिए कोई मतलब वो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, उनके लिए नई चीज़ है। और हम लोग इंडियंस देखो मेहनती हैं, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वो विदेशी लोग ना, वो लोग दे आर स्पॉइल्ड, बचपन से इतना कुछ मिला है, सब कुछ इजी एक्सेस है, वो मेहनत नहीं करते। वो देख के मुंह बना लेंगे, अरे प्राइवेट लिमिटेड पता नहीं क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, इस तरह की बातें करेंगे। तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसलिए कि सुनने में इट साउंड्स गुड और कंप्लायंस भी कुछ कम है, कुछ गवर्नमेंट फीस भी कम है, एलएलपी में शिफ्ट कर गए थे। तो एलएलपी में जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी पुरानी एंटिटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है और एक नई एंटिटी जनरेट हो रही है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट एज द प्रीवियस वन। स्टक ज्यादा हो रहा है यार, आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। वेट, लेट मी गिव अ कॉल टू समवन, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अभी चले, कहाँ गया, ये रहा। सक्सेशन ऑफ एनी बिजनेस अदर देन डेथ। अदर देन डेथ क्यों बोल रहा है, क्योंकि डेथ के केस में क्या होता है ना कि जिसका डेथ हुआ उसका जो भी सक्सेसर था उसने उस बिजनेस को वहीं से कंटिन्यू कर लिया या टेक ओवर कर लिया, तो कोई नई एंटिटी नहीं बनती है। किसी भी तरह का और सक्सेशन है जहाँ नई एंटिटी बन रही है तो उस केस में ये तरीका यूज होगा। नेक्स्ट, अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ कंपनी, सेम चीज जो हमने ऊपर डिस्कस करी। इस केस में पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इमेजिनिंग कि डीमर्जर, सक्सेशन, अमलगमेशन ये सब हुआ ही नहीं है, भूल जाना इन सब चीज़ों को। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जब टोटल अमाउंट आ जाएगा तो उसको अपोर्शन कर देंगे दोनों एंटिटीज के बीच में, पुरानी और नई, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। ठीक है, करके देखें, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलो, Messrs. Siddhant and Company, a sole proprietary trading concern, is converted into a company, Siddhant Company Limited, with effect from 29th November 2020. The written down value of assets as on, अच्छा पहले ये कैलकुलेट कर लें क्या 29 नवंबर 2020 वाला, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 29th फ्रॉम 29 नवंबर है तो 28 तक पुरानी एंटिटी चलेगी, 29 से नया आ जा रहा है ना, इसको 28 लिख लो। 28 ये क्या है, नवंबर है, तो 28 नवंबर 2020 कितने नंबर ऑफ डेज हुए, अप्रैल के ले लो तुम, कितने दिन होते हैं यार अप्रैल में, रुक जाओ, यहाँ से चालू करते हैं। 30 डेज इन अप्रैल, 31 डेज इन मई, 30 डेज इन जून, 31 डेज इन जुलाई, 31 डेज इन अगस्त, 30 डेज इन सितंबर, अक्टूबर में 31, देन नवंबर में 28। टोटल करो इसका कितना आ रहा है, शायद मत बोलो यार, 8 9 10 11 12, पहले तो यार 2 आएगा, देन 3 2 5 2 1 3 3 3 6 3 9 3 12
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 242 आएगा बेटा। 8, 1, 9, 10, 11, 12 ठीक तो है, 242 सही है ना। 242 डेज के लिए किसने यूज करा? मेसर्स सिद्धांत एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, प्रोप्राइटर ने यूज करा। और कंपनी ने कब से कब तक यूज करा? कंपनी ने यूज करा 29 नवंबर ऑनवर्ड्स, 29 नवंबर 2020 टू 31 मार्च 2021। करेक्ट। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में यूज होते हैं 366 दिन, 366। तो 2020 लीप ईयर है क्या? 2020 मेरे ख्याल से लीप ईयर नहीं था। 2020 लीप ईयर था क्या? इसको चेक करें, 2020 लीप ईयर था कि नहीं था, ये तो अभी पता चल जाएगा। इसको यहाँ से चलते हैं 2020 में, और 2020 का फरवरी देख लेते हैं। हाँ जी, 2020 लीप ईयर था, 366 डेज थे। ठीक है जी, तो 366 डेज ले लो। अच्छा नहीं, फेब 2020 में 29 डेज थे ना, तो फेब यहाँ तो फेब 21 आएगा, तो 365 ही होगा ये, 366 नहीं होगा, 365। टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 माइनस 242 डेज तक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ने यूज करा, तो कितना हुआ? 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। सो 123 डेज द एसेट वाज यूज्ड बाय द कंपनी। तो पहले अपने को नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिर 242 डिवाइडेड बाई 365 प्रोप्राइटर को दे देंगे, 123 डिवाइडेड बाई 365 कंपनी को दे देंगे। ठीक है जी। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, रेट भी बता दिया, 10% बिल्डिंग का, 10% फर्नीचर का, 15% प्लांट एंड मशीनरी का, 3.5 लाख, 50,000 और 2 लाख। Further on 15th October 2020, Messrs Siddhant and Company purchased a plant. ओहो, 15th अक्टूबर कर रहा है क्या? 15th अक्टूबर लेस देन 180 डेज में आएगा। रिपीट करना, ये बात रिपीट कर दूं? ठीक है, अभी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हमें अभी ये पता है कि एक तो भाई प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही थी, सिद्धांत भाई अपना बिजनेस चला रहे थे सिद्धांत एंड कंपनी के नाम से। सोल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कंसर्न थी, कहीं से सामान खरीदते थे, कहीं से सामान बेचते थे। इसको इन्होंने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, कंसर्न इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन था, इन्होंने क्या करा, एक आदमी को और डायरेक्टर रख के कंपनी बना दिया अपनी चीज को, अपने बिजनेस को। जब कंपनी बन गई बेटा, तो कंपनी का नया पैन कार्ड अप्लाई होगा, नया पैन नंबर आएगा। और आपको तो पता ही है, इनकम टैक्स इंसान को इंसान की निगाह से नहीं देखता, वो पहचानता है पैन नंबर से। वो कहता है भाई भले ही आप सेम आदमी हो, अपनी वाइफ को लेके कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब आपने चूंकि कंपनी बना ली और नया पैन नंबर आ गया, तो ये कंपनी मेरे लिए एक सेपरेट एसएससी है। अब पुराना आप जो कर रहे थे अपने पैन पे, वो कहानी खत्म। अब ये नई कहानी चालू होगी नए पैन नंबर पे। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब तुम्हारी कहानी चेंज हो रही है, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी जो है वो बटेगा। पुरानी डेप्रिसिएशन पुरानी फर्म को मिलेगी, नई डेप्रिसिएशन नई कंपनी को मिलेगी। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कब तक थी? 28 नवंबर 2020 तक, क्योंकि फ्रॉम नवंबर 29, 2020 सिद्धांत कंपनी लिमिटेड बन गई थी। तो 29 नवंबर से बाद 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी। और उसके पहले की जितनी डेप्रिसिएशन थी 1 अप्रैल से लेकर 28 नवंबर तक की, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म को मिलेगी। ठीक, क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। नया एसेट खरीदा भाई साहब इन्होंने, सिद्धांत एंड कंपनी ने। ये कौन सी फर्म है? ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, याद रखना। प्रोप्राइटरशिप फर्म ने खरीदा नया एसेट, लेस देन 180 डेज यूज करा इसको, परचेज द प्लांट फॉर ₹1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। आफ्टर कन्वर्जन द कंपनी एडेड अनदर प्लांट,
अब ये कन्वर्जन के बाद की बात है, ये कंपनी मतलब ये भाई साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने अलग एक और प्लांट खरीदा 50,000 का, ये किसके पास जाएगा, ये न्यू कंपनी के पास ही जाएगा बस, इसमें पुराने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू मेसर्स सिद्धांत एंड कंपनी एंड सिद्धांत कंपनी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। In the case of conversion of sole proprietary into a company, depreciation should be first calculated for the whole year, assuming that no succession had taken place. उसके बाद जो depreciation है वो अपोर्शन हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में और कंपनी में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट वर यूज्ड बाय देम. It is assumed that in this case the conditions specified are satisfied. आ जाओ, बिल्डिंग अपनी थी 3.5 लाख की, 10% डिप्रेशन लगना था 35,000 रुपए. फर्नीचर कितने का था भाई साहब, 50,000 का था, 10% डिप्रेशन लगना था 5,000 रुपए. मशीनरी थी इनकी 2 लाख की, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख कर रहे हैं. ये जरा देखो कौन से 1 लाख को ऐड कर रहा है, क्वेश्चन देखना तो जरा, ये वाले 1 लाख को ऐड कर रहा है. ये 1 लाख किसके पास, 1 लाख के एसेट कौन खरीद रहा है, प्रोप्राइटरशिप फर्म खरीद रही है. यही फर्म जो बाद में चल के कंपनी बनने वाली है. तो ये वो एसेट है जो दोनों लोग यूज करेंगे, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी यूज करेगी, कंपनी भी यूज करेगी. तो 1 लाख आपने ऐड कर लिया, टोटल भाई वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए. आगे देखो क्या होता है. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 लाख का 15% और 1 लाख के 15% का आधा. वाई, बिकॉज दिस वॉज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज. मैं करके दिखाऊं कैलकुलेशन. भाई 2 लाख का पुराना एसेट था हमारा, इस पे क्या रेट है, 15% है. 15% निकालो, कितना आ गया, 2 लाख का 15% आएगा 30,000. और इस 1 लाख का भी 15% लगाना है, लेकिन हाफ लगाना है. 1 लाख का 15% हो गया 15,000, उसका भी हाफ हो गया 7,500. ऐड कर लो दोनों को, टोटल 37,500 आ गया. आ गया ये अपना, ठीक है जी. टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो गई 77,500. ये किस पे है, ये उन एसेट्स पे है which were used by assets used by proprietorship concern. क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप की जो एसेट है ये बाद में किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे. तो प्रोप्राइटरशिप भी यूज करेगी कुछ दिन, कंपनी भी कुछ दिन यूज करेगी. इसमें अपने को बंटवारा करना है, तो ये सारी कैलकुलेशन हमने एक साथ करी. प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउबल टू सिद्धांत एंड कंपनी फॉर 242 डेज. क्या कर रहा है, 70,000 फॉर, ये क्या किया है यार, अच्छा नई मशीन का. ओके, तो पुरानी मशीन जो पूरे साल हुई थी उस पर 242/365 70,000 इनको दे दिया. नई मशीन जो है वो 45 डेज ही यूज कर पाया था. कब परचेज हुई थी, डेट बता रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन में, डेट बता रहा होगा ना नई मशीन की डेट की, 15 अक्टूबर. तो अपने पास 15 अक्टूबर का डेट है. 15 अक्टूबर से लेके हमने कब तक यूज किया, 28 नवंबर तक. हाँ जी, 28 नवंबर तक, 28 नवंबर तक कैलकुलेट कर लो. भाई अक्टूबर में होते हैं तुम्हारे 31 डेज, तो 15 दिन तो पूरे के पूरे यहाँ हो गए, 16 से लेके 31, 16, हाँ ठीक है, 15 इधर 15 इधर, नहीं 16 दिन हो गए यहाँ पे. तो अक्टूबर में प्लस 28 दिन हो गए इधर नवंबर में. कितना हुआ, 8 9 11 12 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, 44 डेज हुए ना. 45 कहाँ से हो रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं काउंट किया ना. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. हाँ 16 तो नहीं हो रहा यार मेरे हिसाब से, गलत कैलकुलेट तो नहीं कर, लिख ही लेते हैं यार, ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन करने से ना फिर डाउट होता है. रुक जाओ, लिख ही लेते हैं. लो जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैलकुलेशन, मैं नोट कर लेता हूँ. कब से यूज़ करना है, 15 अक्टूबर से यूज़ करना है ना जी. ये लो जी, 15 अक्टूबर हो गई, 16 हो गई,
17, 18, 19, 20, 21, 22। अरे अपन ऐसे कर लेते हैं यार, वो टिक वाले मेथड से। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो दिस इज 5 + 5 + 5 + 1। 16 दिन तो हुए। यहाँ मैंने कितना लिखा था? ठीक तो लिखा है मैंने। अक्टूबर में कितने दिन? अच्छा 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 2 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यही मेरे को लग रहा था कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। ये लो, यहाँ 2 हो गया, 17 डेज हो गए। तो यहाँ नोट कर लो 17 डेज, यहाँ 17 हुआ, टोटल विल कम डाउन टू 45। 17 + 28, 45। आ जाओ। 45 डेज के लिए मेरे को नई मशीन पे मिलेगा डेप्रिसिएशन 45 आउट ऑफ 168। ठीक, 2009 रुपये ये हो गए। टोटल कैलकुलेट करके 48,420 हो गया अपना डेप्रिसिएशन। अब सिद्धांत कंपनी लिमिटेड की बात करें तो पुराने एसेट्स पे मेरे को सिर्फ 123 डेज का मिलना है, 29,800। और जो नया वाला एसेट हमने खरीदा वो पूरा का पूरा मेरा था। क्यों? क्योंकि हमने ये 169 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? टोटल डे डिवाइड 169। डे की काउंटिंग में एरर हो रहा है क्या? ये देखो, यहां से कैलकुलेट कर लो ना नए एसेट का। अक्टूबर तुमने कितने अक्टूबर को लिया था? डेज काउंटिंग में दिक्कत हो रही हो तो ये वाला तरीका यूज किया करो, बहुत फास्ट तरीका है। कभी ऐसे फिंगर्स पे कैलकुलेट करने में डाउट हो रहा है कि अरे यार एक दिन कम ज्यादा हो रहा है, तो ये बहुत सही तरीका है। सीधे सीधे नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो। भाई अक्टूबर में 17 डेज हो गए, अब हमने काउंट करना है अक्टूबर से लेके सॉरी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का। नहीं सॉरी, कहाँ गया? 45 आउट ऑफ 168 कर रहे हैं ना, ये 168 कर रहा होगा आपका। टोटल 168 डेज में हमने 45 डेज यूज करा, तो 168 कहाँ से काउंट कर रहा है? एक सेकंड रुको, तो मेरे को डाउट हो रहा है 168 का फिगर कहाँ से आया। 15 अक्टूबर से 28 नवंबर तक। अच्छा ओके, हाँ कितने दिन यूज करा? ये 15 अक्टूबर से 28 तो 45 हुआ, 168 क्यों कर रहा है? 15 अक्टूबर से तो 45 डेज 168 से क्यों डिवाइड कर रहा है? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? वो 31 मार्च काउंट कर रहा है। अच्छा ओके 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 ओके। नहीं नहीं, ये अच्छा ये 29 नवंबर से कंपनी नई जगह पे चली गई थी ना, तो 29 नवंबर से तो नई कंपनी ने यूज किया एसेट को। 29 नवंबर 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक ये किसने यूज किया? ये लिमिटेड कंपनी ने यूज किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और वो एसेट खरीदा गया था कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर ही था ना बाबा? ये रहा 15 अक्टूबर 20। अरे एक सेकंड यार, अच्छा गॉट इट। हाँ हाँ हाँ, 15 अक्टूबर 20 से लेके और 31 मार्च 21 तक जो टोटल डेज है, ये टोटल डेज हमारे 168 है। नई मशीन को टोटल 168 डेज यूज किया गया, जिसमें 45 डेज पुराने ने यूज किया और बाकी के दिन नए ने यूज किया। ये ठीक है ना? ये क्लियर? इसमें कोई डाउट? एक बार देख लें स्टार्टिंग से फिर से।
आ जाओ देख लेते हैं एक बार फिर से, फटाफट दिखा देता हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर की जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग एक और कैलकुलेशन करते हैं अपने आप से बिना इनका सॉल्यूशन देखे। स्ट्रोक इरेजर, पॉइंट इरेजर कैसे बड़ा होगा भाई, ये रहा। इसको साफ सुथरा करके इसको एक बार साथ में सॉल्व कर लेते हैं। इनका सॉल्यूशन देखते ही नहीं है, हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो है ही अपने पास पूरी। चलो एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। चलो तो पहले अपनी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है वो करते हैं। एक बार ये देखना पड़ेगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और नया परचेज हुआ है 2, एक 1,00,000 का, एक 50,000 का कंपनी ने किया है अलग। सो अपने को पहले ओपनिंग WDV नोट करनी है। ओपनिंग WDV, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये ले लो बिल्डिंग, ये ले लो फर्नीचर, ये ले लो प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग WDV कितनी है? 3.5, 50 और 2 लाख। 3,50,000, 50,000 और 2 लाख, ठीक है जी। इसमें एडिशन हुआ कुछ, कब एडिशन हुआ? न्यू मशीन 1,00,000 की खरीदी गई, प्लांट मशीनरी 1 लाख, 15 अक्टूबर। प्लांट मशीनरी यहाँ पे 1,00,000 ऐड कर दो। कुछ सेल भी करा है क्या? नहीं, सेल नहीं करा है मेरे ख्याल से। तो टोटल ये आ गया 3,50,000, ये आ गया 50,000, ये आ गया 3 लाख रुपए। सेल कुछ करा नहीं है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन में भी पहले अपन लगाते हैं हाफ डेप्रिसिएशन। हाफ डेप्रिसिएशन पहले किस पे लगेगी? 1,00,000 पे। 1,00,000 पे हाफ डेप्रिसिएशन हो गई आपकी, या इसको अलग ही रखें क्या? 1,00,000 पे हाफ डेप्रिसिएशन आपकी 15% के हिसाब से हो गई 15,000 का आधा, 7,500। इसको अलग ही लेके चलते हैं क्योंकि इसको बांटना भी तो है अलग तरीके से, तो इसका कैलकुलेशन अलग करते हैं। पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें क्या किया है? ऐसे ही किया है ना, इसका कैलकुलेशन अलग किया है। नहीं, इसमें ऐड तो किया है, 3 लाख ले गया इसको। उसके बाद क्या कर रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 50% ऑफ दिस, ठीक है, ये टोटल हो गया। उसके बाद इसने क्या करा है? प्रपोर्शनल, अच्छा प्रपोर्शन निकालते समय इसने अलग करा है। ओके ओके ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते ही नहीं है, छोड़ दो। पहले वैसे यहाँ पे मेहनत करेंगे तो डबल मेहनत करनी है, बस कर ही लेते हैं। चलो अच्छा, क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। 1,00,000 पे 7,500 की आधी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। 50,000 पे 10% 5,000 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी ये हाफ वाला नहीं है, अब फुल डेप्रिसिएशन करो। सेकेंड पार्ट, फुल डेप्रिसिएशन। तो 3.5 लाख पे कितना था? 10%, 35,000। 50,000 पे 10% था कितना? 5,000। और ये 2 लाख पे कितना था? 15%, 30,000। ये अपनी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई तीनों की, 35,000, 5,000 एंड 37,500। अब इसी को अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। जो फुल डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड करने के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, अब देखो डिवाइड कैसे होगा। आ गया, एक साइड और कर दो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म लिख देते हैं। पहले प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का शेयर, ये यहाँ लिख लो बिल्डिंग, फिर लिख लो फर्नीचर, फिर लिख लो प्लांट एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग वाली डेप्रिसिएशन कितने की थी भाई साहब? 35,000 की। तो यहाँ हमें क्या कैलकुलेशन करना है? 35,000 इंटू कितना दिन आपने बिल्डिंग यूज करा, पुराने सेट को कितना दिन यूज करा बताओ। हमने कैलकुलेट करा था ना, 282 आ रहा था, हैं जी?
गलत तो नहीं बता रहा हूँ? 282 ही आ रहा था ना, 242 आ रहा था। चलो 242, मुझे तो पता ही था, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था। 242 आउट ऑफ 365। फर्नीचर में कितना आ रहा है भाई साहब? 5000। 5000 का भी यही करेंगे हम, 242 अपॉन 365। प्लांट एंड मशीनरी में दो हिस्से हैं, एक तो पुरानी वाली जो 2 लाख की है, उस पर 30,000 का डिप्रिसिएशन आ रहा है, तो इस 30,000 को ले लो पहले। 30,000 इंटू 242, नहीं 366 डेज नहीं होंगे सौरभ, क्योंकि फरवरी 2020 में देयर वर 29 डेज, क्योंकि 2020 वाज अ लीप ईयर। तो जो एक्स्ट्रा दिन का फायदा है वो किसको मिला? फाइनेंशियल ईयर 1920 को। हमारी कैलकुलेशन किसके लिए है? फाइनेंशियल ईयर 2021 को। यानी फरवरी में जो एक्स्ट्रा दिन मिलता है वो पिछले साल को मिल गया था, इस साल को नहीं मिला, तो 366 डेज नहीं 365 डेज ही होंगे। ठीक है सौरभ बाबू? ओके। अब कंपनी को कितना, अच्छा पहले प्लांट प्रोप्राइटरशिप फर्म को हमने ये दे दिया, इसका कैलकुलेशन करो कितना हुआ? 35,000 इंटू 240। ये इसको ऐसा करो ना, सारे को एक साथ हम ऐसे लिख लेते हैं। कैन वी राइट इट लाइक दिस? 242 अपॉन 365, उसको कॉमन निकाल लो, इंटू ब्रैकेट में ऐड कर दो 35,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000। क्या हम ये कर सकते हैं? कितना आएगा बताओ, खुद से कैलकुलेट करके बताओ। $46,410.95। अभी एक एसेट बचा है जो 1 लाख की नई प्लांट मशीनरी खरीदी थी। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी थी इट वाज, उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगना था। हाफ डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा है ना ऊपर, 7,500। तो जो 7,500 का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे एडिशनल, यहाँ पे मैं अलग से कैलकुलेट कर लूँ, 7,500 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो पुरानी फर्म को कितना मिलेगा? टोटल एसेट 168 डेज यूज हुआ है, चाहे नए ने किया हो या पुराने ने किया हो। उसमें पुरानी फर्म ने कितना किया? 45 डेज करा, 45 निकाला था ना हमने, 45 आ रहा था, 44 आ रहा था। बोलो भाई। अरे नंबर ऑफ डेज तो बता दो, पुरानी फर्म ने कितना यूज करा? 45 था ना। अब कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा? करो यार, 7,500 इंटू 45 बाई 168, 2009। ये लो जी 2009। इसको भी तुम राउंड ऑफ करके 46411 काउंट कर सकते हो। तो अगर इसको 46411 रीड करोगे, मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ लो, 9 में 1 जोड़ा 10 और कैरी 1, ये हो जाएगा 2, देन देयर इज 4, 8, 48,420। ये पूरी डेप्रिसिएशन किसको मिलेगी? ये पूरी डेप्रिसिएशन मिलेगी प्रोप्राइटरशिप फर्म को भाई साहब, करेक्ट? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना? एक एक स्टेप क्लियर है? ओके, पक्का ना? ऐसा प्रेशर में आके मत बोलो। कहीं डाउट हो रहा है तो आराम से देखो, समझो, क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ।
अगर कोई डाउट नहीं है तो आ जाओ, नई कंपनी का भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी के केस में क्या हुआ आइए देखते हैं। वही पुरानी बिल्डिंग थी भाई साहब, वही फर्नीचर एंड फिक्सचर, वही प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना था हमने तो पहले ही निकाला हुआ है, 35,000 डेप्रिसिएशन था। 35,000 में से हमने 242/365 प्रोप्राइटरशिप फर्म को दे दिया, तो कंपनी को कितना मिलेगा? कंपनी को मिलेगा 35,000 इंटू 242 में से 365 में से 242 गया, कितना बचा? नंबर ऑफ डेज कितने बच रहे हैं बेटा बताना ज़रा। कहाँ गया, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। 365 माइनस क्या था, 242 था ना, 123 डेज। 123 डेज बिल्डिंग का हो गया। फर्नीचर का कितना डेप्रिसिएशन था? 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन थे भाई साहब, तो 5,000 इंटू 123/365। पुरानी वाली प्लांट मशीनरी पे कितना, 30,000 का डेप्रिसिएशन था, तो सेम वही 30,000 इंटू 123/365। बिल्डिंग कितना आ रहा है? 11,794। फर्नीचर कितना आ रहा है? 5,000 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। 1685 आ रहा है राउंड फिगर में, 1685। यहाँ कितना आ रहा है बेटा बताना ज़रा। प्लांट मशीनरी कितना आ रहा है बेटा ज़रा बताना। 30,000 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। 10,109, 110 कह सकते हो बिकॉज 0.58 है ना। 10,110 कर लो इसको राउंड फिगर में, ठीक है जी। प्लस न्यू मशीनरी, अभी एक नई मशीन थी ना 1 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होता? 7,500। तो वो नई मशीनरी पे 7,500 जो था, टोटल मशीनरी यूज हुई 168 डेज, जिसमें से 45 डेज पुरानी कंपनी ने यूज करा, है ना जी। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम लोग कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं बता रहे हो मेरे को। 45 आउट ऑफ 168, तो 168 माइनस 45 करा तो 123 आ रहा है, तो 123 मिलेगा यार। ये वो तो पुरानी वाली मशीनरी, अच्छा ओके, क्योंकि ये 123 दिन ही तो यूज ही कर रहा है पूरे साल में, सही है ना। तो ये आ जाएगा 3,750 प्लस एक और नई मशीनरी खरीदी गई हो, आपको शायद याद नहीं थी, एक जो कंपनी ने अपने नाम पे खरीदी थी 50,000 रुपए की। ये 50,000 भी लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, तो फर्दर हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। 50,000 इंटू 15% इंटू 1/2, ये भी आ गया एक। अब बोलो कितना आया? $3,750। अरे क्या बता रहे हो तुम, पहले मैं कैलकुलेशन कर लूँ। 7,500 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 168, 5491। ये मेरे को गड़बड़ लग रही है तुम लोग की कुछ, तुम लोग गलत कैलकुलेशन करके मेरे को ही फंसा दे रहे हो। 45/168 इंटू 7,500, ये आ गया 2009। और अच्छा 45 डेज इसने यूज़ करा, इसने कितना यूज़ करा? 123 डेज आउट ऑफ 168। कैलकुलेशन सही तो है ना यार? 123 आउट ऑफ 168, हाँ ठीक तो कर रहा हूँ मैं। तो तुम लोग कैसे बता रहे हो? 7,500 की डेप्रिसिएशन है, उसको करेंगे हम इंटू 123 डिवाइड करेंगे उसको 168 से, तो यार 5491 आएगा ना यहाँ पे। तुमने ये 3,750 क्यों बताया?
यहाँ तो बेटा 5491 आ रहा है ना, पीछे हमने कितना लिया था 2009, 5491 यहाँ आएगा। एक और सिंपल तरीका था ना, 7500 का डिप्रिसिएशन है इस नई मशीनरी पे, जिसमें से हमने 2009 का डिप्रिसिएशन किसको दे दिया, पुराने वाली फर्म को दे दिया, तो बचा कितना 5491, वो नई कंपनी को मिलेगा। अब आ जाओ इसके लिए, ये 50,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 3750। हाँ, ये न्यू मशीनरी है जो कंपनी ने परचेज करी अमलगमेशन के बाद, इसके डेप्रिसिएशन पे सिर्फ और सिर्फ नई कंपनी का हक है। लेकिन ये जो न्यू मशीनरी थी, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म ने यूज़ करी थी और उसके बाद कंपनी को ट्रांसफ़र करी थी, तो इसका डेप्रिसिएशन 2 लोगों में बटेगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने परचेज करी है अमलगमेशन के बाद, तो इसका डेप्रिसिएशन कहीं नहीं बटेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगा। अब मैं जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसको टोटल कर लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये 3 पुरानी डेप्रिसिएशन हो गई, ये आ गई नई मशीन जो प्रोप्राइटरशिप फर्म ने खरीदी थी उसकी डेप्रिसिएशन, और ये आ गई भाई कंपनी ने जो खुद के लिए खरीदा था उसकी डेप्रिसिएशन। टोटल मार लो सबका सॉरी 11794 प्लस 1685 प्लस 10110 प्लस 5491 प्लस 3750, ये आ गया 32,830। 32,830 रुपए, ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गई भाई साहब नई कंपनी की। और हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म की निकाली हुई है क्या, ये निकाली है 48,420, ये हो गई पूरी की पूरी प्रोप्राइटरशिप फर्म की डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं, पूरा प्रोसेस हमने करके देख लिया। यस, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इसका और होता ना तो मैं तुम लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि ये तो सारा मैंने ही करा दिया। सिद्धांत कंपनी लिमिटेड ये भी निकाल लिया हमने 32,830, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अरे यार, और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं ढूंढ के लाता हूँ, कल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर दूंगा। मैं कल एक क्वेश्चन ना होमवर्क दे दूंगा तुम्हें, कल सुबह मैं ढूंढ के एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दूंगा अलग से ग्रुप में, वो तुम लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तब तक ये नया कॉन्सेप्ट है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे आइडियली तो इस पे नई क्लास होनी चाहिए। एक क्लास के एंड में डिस्कस करने जैसा ये टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, जैसे मर्जर वाला बड़ा टॉपिक था। पर एक मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को रैप अप करेंगे और फिर अगली क्लास में इसी टॉपिक से वापस रिस्टार्ट करेंगे। पर आपको रात में ऐसे सोने के लिए या एक दिन के गैप है बीच में, तो कुछ मन में मंथन करने के लिए कुछ थॉट चाहिए, तो उसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सीन क्या होता है, देखो। इनकम टैक्स पढ़ते समय, पीजीबीपी पढ़ते समय टू बी मोर स्पेसिफिक, हमने स्टार्टिंग में ही एक बात तो स्टैब्लिश कर ली थी कि डेप्रिसिएशन का जो खर्चा होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट खर्चा है। आप लो चाहे ना लो, इनकम टैक्स वाले जबरदस्ती दिलाते हैं कि भाई ये तो कम करना ही पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स ही नहीं है, बिजनेस ऐसे ही लॉस में जा रहा है, और तो और ऊपर से डेप्रिसिएशन भी लगा दो और लॉस में चला जाएगा। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है ये कहता है कि आपका अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो उस बिजनेस के लॉस को आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है जी। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो उसको सिर्फ 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये रूल कोई नया रूल नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है कि अगर घाटा हुआ है तो कितने घाटे करोगे। 8 साल तक तुम्हें घाटा अलाउ करती है गवर्नमेंट कि यार 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो, उसके बाद पुराने घाटे भूल जाओ, अब हम तुम्हें और छूट नहीं देंगे। छूट समझ रहे हो ना, लॉस पे छूट कैसी होती है भाई। अगर तुम्हारा प्रॉफिट होता किसी साल में तो तुमने टैक्स देना था उस पर, लॉस हो गया, अब क्या होगा, क्या गवर्नमेंट तुम्हें पैसे देगी कि अरे भाई साहब पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, आपने बड़ा टैक्स दिया था, इस बार आपको घाटा होगा, ये लीजिए मेरी जेब से ले लीजिए। गवर्नमेंट तो इतनी भली नहीं है, अपनी जेब से तो देने से रही।
तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, मैं अपनी जेब से आपको नहीं पैसे दे सकता भाई, हम नहीं अफोर्ड कर सकते सबको पैसे बांटना, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि आपका ये जो घाटा हुआ है ना, जिसकी वजह से आप हमें टैक्स नहीं दे पा रहे हो इस बार, आप इस घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो कि भाई इस साल आपने बिजनेस करा, लेट्स से कि 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, अगले साल आपने फिर वही बिजनेस करा और लेट्स से कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अब मैं इस 4 लाख पे पूरे टैक्स नहीं लूंगी, क्योंकि पिछले साल आपका 2 लाख का घाटा भी तो हुआ था, उसको पहले एडजस्ट कर लो, अब जो बचा खुचा प्रॉफिट है उस पे मैं टैक्स ले लूंगी। ये बात समझ में आई? यस, गिव मी यस और नो अगर ये बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का। अच्छा, अगर बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस की वजह से लॉस हुआ, ऑपरेशंस की वजह से लॉस हुआ, कुछ हमारी गलती है भाई, तो चलो ठीक है भाई, हमने ही अपना धंधा अच्छे से नहीं चलाया, वो तो सरकार का एहसान है कि 8 साल तक हमें कैरी फॉरवर्ड करने दे रही है, हम उस एहसान को मानते हैं, सरकार को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू कैरी फॉरवर्ड आवर लॉसेस, आवर बिजनेस लॉसेस फॉर 8 more years. But what if these losses were not because of the business? They were because of this stupid concept of depreciation that only you have taught us. जब मैं ओनली यू कह रहा हूं ना, तो मेरा मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेसमैन कहता है कि यार देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है, हम नॉर्मल जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ये तुमने ही ना हमारा लॉस करा दिया। क्यों? तुम्हारा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग है, तुम ब्लॉक बना देते हो, फिर कहते हो ब्लॉक में इतना लगेगा, कोई एसेट एक दिन भी यूज हुआ, 31 मार्च को भी परचेज किया तो तुम बोलते हो 50% डेप्रिसिएशन देंगे, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हो। हालांकि एडिशनल को इसमें नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो एक अलग से बेनिफिट होता है, उसको डेप्रिसिएशन के तौर पे कॉन्सेप्चुअली उसको डेप्रिसिएशन के बराबर नहीं रख सकते। ठीक है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, अगर उसकी वजह से मेरे बिजनेस में लॉस आ रहा है, उसको भी तुम कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लिमिट कर रहे हो कि नहीं 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो बिजनेसमैन परेशान हो जाता है, बोलता है यार देखो ये मेरे को ये नहीं जम रहा है, मेरे को ये तो अच्छी बात नहीं है, मेरा लॉस था, चलो मेरी बिजनेस का लॉस था, मेरी गलती थी, मैंने अच्छे से बिजनेस नहीं किया, तो मेरे लॉस को 8 साल भी कैरी फॉरवर्ड करने दे रहे हो, तो मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ यार, बड़ी अच्छी बात है। पर यार ये डेप्रिसिएशन का लॉस, ये कोई मेरा लॉस था क्या? ये तो तुमने करवाया है मेरा लॉस, तुम ही कह रहे हो कि ब्लॉक बनाओ, इतना डेप्रिसिएशन निकालो, इतना ये करो वो करो, 15% चाहिए, 20%, 40%, कहीं कहीं 100% डेप्रिसिएशन दे रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी है ना। तो वहां पे ना एसएससी लड़ाई कर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बोलता है भाई अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज नथिंग एल्स बट लैक ऑफ प्रॉफिट्स टू एब्सॉर्ब कंप्लीट डेप्रिसिएशन, मतलब जितनी डेप्रिसिएशन आई है अगर उतना प्रॉफिट नहीं है मेरा, सपोज करो कि 50,000 का प्रॉफिट है और डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए की है, तो 50,000 के प्रॉफिट में हम 50,000 तक की डेप्रिसिएशन तो सेट ऑफ करके उसको जीरो कर देंगे, लेकिन बाकी का जो 50,000 बच गया जो हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, वो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बन जाती है। और ऐसी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करो, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि लेट्स से योर प्रॉफिट्स आर लेट्स से 50,000, पर आपकी डेप्रिसिएशन जो आ गई ये आ गई लेट्स से 80,000 की। ठीक है, तो 50,000 तक की डेप्रिसिएशन तो ये प्रॉफिट्स अपने के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खपा सकते हैं, जो भी वर्ड आप यूज करने चाहो, जैसे आपको समझने में आसानी हो। पर रिमेनिंग 30,000 की जो डेप्रिसिएशन है, दिस विल बी कॉल्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, unabsorbed depreciation, and this can be carried forward infinite number of years, carry forward up to
इनफाइनाइट ईयर्स, जब तक चलता आ रहा है बिजनेस। अगर कंपनी है, मान लो कंपनी है, तो भाई कंपनी तो इन्फिनिटी तक चलती रहती है, 100 साल 200 साल से कंपनी चल रही है। तो जब तक तुम्हारा पूरा ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो करते रहो। अगले साल मान लो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये 30,000 में से 5,000 एब्जॉर्ब हो जाएगा, 25,000 बच जाएगा। वो 25,000 फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह। उसके अगले साल 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो 2,000 की डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा, 23,000 कैरी फॉरवर्ड हो। इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर कंपनी सोल्ड कर दी, तो भाई जब तक कंपनी तुम्हारे पास थी तब तक अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉसेस सबका मजा तुम लोगे। जब कंपनी आपने किसी और को ट्रांसफर कर दी, बेच दी, तो वो जो लॉसेस भी हैं वो लॉसेस भी बिक जाते हैं। आपको पता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी अलग से पैसा मिलता है मर्जर एक्विजिशन में, कि भैया हमारी कंपनी खरीदोगे तो तुम्हें 1 लाख का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही मिल जाएगा। 1 लाख का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब अगले साल के प्रॉफिट में से तुम 1 लाख रुपए घटा सकते हो। प्रॉफिट से 1 लाख घटाने का मतलब क्या हुआ? कंपनीज पे रेट क्या चल रहा है आजकल टैक्स का? 25%, यानी 1 लाख पे 25% तक का टैक्स बचेगा तुम्हारा 25,000 का। तो ये जो 1 लाख की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 25,000 में बिकेगी। अलग से 25,000 नई कंपनी पुरानी कंपनी को देगी, और नई कंपनी फिर वो 25,000 की बेनिफिट क्लेम कर लेगी अपने बुक्स में। क्लियर हो गया? यहां तक मामला समझ में आया? ओके, गिव मी अ यस और नो यार, कुछ तो रिपीट अगेन, फिर से बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो समझो कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है। अगर आपके प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन आर लेस देन the amount of depreciation in your books as per income tax act, तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन बचेगी, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन बच जाती है, जो प्रॉफिट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूडी, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट कहती है कि इस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जब तक आपके प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो जाएं कि पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर लें अपने अंदर। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं क्या? लेट्स टेक अ न्यू पेज। ठीक है, ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, लेट्स से इट्स 1 लाख रुपीस। ठीक है, लेस हमने करा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का था? लेट्स से डेप्रिसिएशन वाज 2,50,000। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? कौन बताएगा मुझे? अभी तक जितना समझाया उसके हिसाब से बताओ कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना हुआ। $1,50,000। ये कैसे आया? सबको समझ में आ गया? भाई 1 ही लाख के प्रॉफिट्स थे हमारे पास, 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी खर्चा घटाने को। अब जितने प्रॉफिट्स हैं उतने ही खर्चे घटा पाओगे ना, उससे अधिक खर्चे थोड़ी घटा पाओगे। वो भी कोई जेन्युइन लॉस थोड़ी है। भाई बिजनेस में लॉस कब दिखता है? जब आपने जेन्युइन एक्सपेंडिचर किया हो, कुछ भाई आपने परचेज करा, कुछ आपने सैलरी ज्यादा दे दी, लॉस हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन तो नोशनल होता है ना, कोई आपकी जेब से पैसे थोड़ी निकाल रहा है, वो तो नोशनल है, एक तरह का प्रोविजन बना रहे हो आप। तो जितना प्रॉफिट है उतने का ही ना प्रोविजन बनाओगे, प्रॉफिट से ज्यादा का प्रोविजन थोड़ी बनता है। तो 1 लाख का प्रॉफिट बचा था सारे खर्चे काटने के बाद, 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करनी थी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जितना प्रॉफिट है उतनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है डेप्रिसिएशन, उसकी चिंता मत करो, वो क्लेम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, बस इस साल नहीं मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब ले लेना। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1,50,000 की। करेक्ट? अगले साल क्या होगा? ईयर 2 में, ईयर 2 में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेट्स से
इट वॉज 5 lakhs, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली उस साल की भी तो कोई डेप्रिसिएशन रही होगी ना, अप्रोक्सीमेटली उस साल की डेप्रिसिएशन लेट्स से पिछले साल की जैसी ही थी 2,50,000। तो अब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 2,50,000। अब हम क्या करेंगे? लेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड। जैसे हमने यहां पे इसको कैरीड फॉरवर्ड किया था, अगले साल ट्रांसफर किया था, उसी को हम अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। 1,50,000 की अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन थी, ये घट जाएगी और उसके अगले साल 2,50 में से 1,50 गया, 1 लाख। 1 लाख का आपको अब टैक्सेबल प्रॉफिट है, सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर? हम इस पे और डिस्कशन करेंगे अपनी अगली क्लास में, डे आफ्टर टुमारो। आप लोग बहुत लकी हो यार, मेरा जब भी ट्रैवल का शेड्यूल बनता है ना, ये कंपनीज वालों के साथ टाइम में ही बनता है। अभी कल भी मेरे को ट्रैवल करना है, कंपनी अकाउंट्स वालों का क्लास खराब हो जा रहा है, तुम लोगों का क्लास सारा चलता जा रहा है।